चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मोदगिल सर की एक बात याद रखना, दोस्ती जरूरतें तो पूरी करती है पर एम पूरा नहीं करती। दोस्त कभी ऐसा तो बोलेगा आज शाम को घूमने चलते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, लाइन मारते हैं, मजे करते हैं जिंदगी के, क्या रखा लाइफ में। ये दोस्ती सिर्फ जरूरतें पूरी कर रही है, टेम्परेरी खुशियां दे रही है पर परमानेंट दुख दे देगी आपको। दोस्तों, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, दोस्त वो होता है जो आपके एम में आपका साथ दे, जो आपको रोज मोटिवेट करे कि नहीं इस साल तुम्हें निकलना है, और जब तुम निकलोगे ये सोसाइटी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तो बच्चों, इसी बात को ध्यान रखते हुए आज और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सब बुरे दोस्तों को छोड़ दो। आओ बच्चों, मैं अब आपका वेलकम करता हूं। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक 11th फिजिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है लॉज ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, इसमें टोटल हम ये सब वीडियोस डिस्कस करेंगे और इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है बच्चों फोर्स एंड रिएक्शन। प्यारे बच्चों, फोर्स और रिएक्शन के इस वीडियो में हम ये टोटल 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, वो पूछेगा काइनेमेटिक्स, तो आपको सिर्फ इतना सा बोलना है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कोज। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं पर कारण नहीं पता। और लॉज ऑफ मोशन में होता है बच्चों स्टडी ऑफ मोशन विद कोज। कहना सर क्या बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके घर के सामने सलमान खान खड़ा है, आप जाके जोर से उसको मुक्का मार दो तो सलमान खान चलना स्टार्ट कर देगा। तो हमें कोज पता कि हमने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आया सलमान खान में। तो स्टडी ऑफ मोशन विद कोज का कॉन्सेप्ट दुनिया में लॉज ऑफ मोशन कहलाया। बच्चों, इस पूरे चैप्टर को अगर हम कंक्लूड कर लें तो चैप्टर के अंदर हम बच्चों फोर्सेस की नेचर और उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो आप मुझसे पूछोगे सर इस बात को हमें लिखवा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो बच्चों देखो, मैं यहां स्टेटमेंट बोलता हूं, यहां से लिख लीजिए। In this chapter, we shall be primarily discussing the forces along their respective nature and properties that account for the motion of a body. बस इतनी सी बात आपको इसमें बोलनी थी। तो बच्चों, ये कहानी खत्म होती है सेक्शन 1 की, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, लॉज ऑफ मोशन होता है स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज। खत्म हो गया बात बच्चों। आओ इसका हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फोर्सेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैं आपको समझाता हूं बच्चों फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो, फोर्स का मतलब एक लाइन में बोलना आपको, इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी अपॉन अनदर। आपके सामने सलमान खान खड़ा है, आप जाके मुक्का मार दो तो बच्चों ये फोर्स है। ठीक है, एक्शन ऑफ वन बॉडी अपॉन अनदर, इसको फोर्स कहते हैं बच्चों। और दुनिया में बच्चों याद रखना, फोर्स को अगर समझना चाहे फोर्स के कॉन्सेप्ट को, तो 3 बातें फोर्स के बारे में पता कर लिया करो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आ जाती है। करो वो 3 बातें कौन कौन सी बच्चों, मैं हट के बताता हूं। देखो, फर्स्ट आप पता करो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, आपने मारा कहां है। सेकंड, किस मैग्नीट्यूड का मुक्का मारा है आपने। और बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है, मुंह पे मारा है या पेट में मारा है, ये देखना पड़ता है बच्चों। किस डायरेक्शन में मारा है, किस मैग्नीट्यूड का मारा है और किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहां मारा है। ये 3 बातें होगी तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास कॉन्सेप्ट की। बोलो क्लियर। अब बच्चों याद करना फोर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में। इसे क्लासिफिकेशन करना हो तो बच्चों इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप फोर्स 2 पार्ट में कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है पर इस चैप्टर से लिंक्ड मैं 2 पार्ट में से क्लासिफाई करता हूं, 2 पार्ट्स में। 1 इज कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप बोलोगे सर ये क्या होता है। बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जब बॉडी टच में होती है, नॉन कॉन्टैक्ट जब बॉडी टच में नहीं होती। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अर्थ और मून में कौन सा फोर्स है बच्चों, बोलो बोलो जल्दी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों उसमें टच तो कर नहीं रहे अर्थ और मून, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट है ना बच्चों। और तुम किसी के मुंह पे चांटा मार दो तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया ना वो। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो टच करने की वजह से आता है, नॉन कॉन्टैक्ट गैप की वजह से आता है। कहना अच्छा। तो इस चैप्टर से लिंक बच्चों आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की लिस्ट भी पता होनी चाहिए और नॉन कॉन्टैक्ट भी पता होनी चाहिए। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स लॉज ऑफ मोशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आओ बच्चों पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं फिर इसको डिफाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर कोई पूछे तो बच्चों रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, इलास्टिक फोर्स, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट है। मेरी बात समझना, 2 प्लस चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल। तो कॉन्टैक्ट कहां हुआ, फिर भी रिपल करके तो नॉन कॉन्टैक्ट हुआ ना, बात समझ लो। तो मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है क्योंकि आयरन ये रहा और मैग्नेट ये रहा, तो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो गैप था फिर भी फोर्स लगाया तो वो नॉन कॉन्टैक्ट है। और बच्चों रिएक्शन, फ्रिक्शन, देख हाथ को ऐसे मार तो फ्रिक्शन भी लगेगा, रिएक्शन भी आएगा, तो बच्चों ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बच्चों हम अब क्या करेंगे, इसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स की प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आप बच्चों इसे कॉपी कर लो।
देखो बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो सिर्फ इतना सा बोलना है कि जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, है ना, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। When two bodies come in contact, they exert force on each other, that are called contact force। प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी कर दिया, मैं अगेन इसलिए कर रहा हूं, इस चैप्टर में जो जनरल कॉन्टैक्ट फोर्स जो ज्यादातर काम आएगा पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? इस चैप्टर में कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे हुए, एक का नाम था बच्चों रिएक्शन, एक का नाम था फ्रिक्शन। रिएक्शन हम अभी पढ़ेंगे और फ्रिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में। कहना सर क्या बात करते हो? हाँ बच्चों, इसको बोर्ड पे देखिए आप, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे किए मैंने, एक रिएक्शन एक फ्रिक्शन। रिएक्शन दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, एक पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम केसेस में और एक पढ़ेंगे हम एक्सीलरेटेड केसेस में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिएक्शन का मतलब क्या होता है। बच्चों रिएक्शन की डेफिनेशन चाहिए ना, सिंपल सी बात ही, हम किसी के मारे कोई हमें मार दे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, सुना ना, हम दीवार पे मुक्का मारे, दीवार हमें भी तो मारती तब से चोट लगती है। तो बच्चों आओ हम रिएक्शन की डेफिनेशन टेक्निकली क्या लिखनी है पहले वो देख लेते हैं बोर्ड पे। बच्चों ये कहता है व्हेन ए बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए रिजिड सरफेस a body experiences a force which is perpendicular to the surface in contact, the force is called reaction। क्या बात है, कहना सर ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझ नहीं आया। तो बच्चों देखो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो मैंने कहा ना इसका मतलब मैं समझाता हूं, तो बच्चों पहले इस लाइन को देख लो वापिस एक बार। एक वर्ड इसने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इस वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों, अगर ये सरफेस ऐसे है और बच्चों इस सरफेस पे mg वेट है इसका, तो इसकी रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर n ऐसे बनानी होगी। जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनाई जाती है। कहना क्या सर मतलब समझ नहीं आया? तो बता रहा हूं ना, देख जैसे ये एक दीवार है, इस पर हमने F फोर्स से प्रेस किया तो रिएक्शन बच्चों इधर n आ जाएगा, उसका एक्शन का रिएक्शन ऐसे आ जाएगा बच्चों। कहना ओके, जैसे ये सरफेस है तो बच्चों इसका वेट तो mg होगा और इसकी रिएक्शन ऐसे नहीं बनानी आपको ऊपर, ये नहीं रिएक्शन एमजी का अपोजिट बनेगी, नहीं, कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है ना बच्चों उसके परपेंडिकुलर बनेगी। तो रिएक्शन यहां एन ऐसे लिखनी होगी बच्चों। आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये करेक्ट रिएक्शन है। कोई कॉन्टैक्ट सरफेस से 90 डिग्री पर होनी चाहिए रिएक्शन। ये लाइन का मतलब देखो बच्चों क्या लिखा, देखो बच्चों क्या लिखा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है। जैसे मान लो ये वाला है तो इसका वेट mg है, तो कई भोले बच्चे होते हैं वो इसका n ऐसे बनाते हैं, नहीं, ये सरफेस है बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे रिएक्शन बनेगी हमेशा। ये थीटा तो बच्चों ये हमेशा थीटा आएगा। जिसको नहीं समझना बार बार काम लूंगा, थीटा इसको 90 कहते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा कहते हैं, और ये 90 है इसलिए थीटा होता है। अगर ये 30 तो यहां भी 30, ये 60 तो 60, इसको याद कर लो, बार बार काम आएगा। जैसे ये थीटा तो बच्चों ये पक्का थीटा होगा, क्यों, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ये फिक्स है बच्चों। तो हम बहुत ज्यादा इस चैप्टर में ही काम लेंगे। तो रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इस वर्ड को बच्चों इसमें याद रखना। और डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूं इसके अंदर, और डेफिनेशन में इस बात का मैंने यूज भी किया है कि कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, जैसे मेरे यहां की निकाली तो रिएक्शन ऐसे निकलेगी, इस हाथ की तो ऐसे इधर, ऐसे छत की नीचे, इस दीवार की इधर, उस दीवार की इधर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकाल लो। क्या मतलब आए बच्चों, इस बात का मतलब समझ आया आपको? कॉपी इट। देखो बच्चों रिएक्शन और उसको कैसे बनाते हैं, तो बेसिक्स आइडिया तो आपको मैंने दे दिया बच्चों। इसके अंदर क्या करेंगे, जब चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो एक वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा बच्चों, उसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। जैसे मान लो कैटरा कैफ है, हीरोइन है, उसका हाथ आपको अच्छा लगता है, तो बच्चों उसका हाथ काट लो, काट के अपने घर पे हैंग कर लो और उस पे सारे फोर्सेस की स्टडी कर लो, सारे फोर्सेस की स्टडी कर लो, स्टडी करके हाथ निकाल के वापस लगा दो। सिंपल सी बात है। कहना ये क्या मतलब, किसी बॉडी से किसी पर्टिकुलर पार्ट को डिटैच करके सारे फोर्सेस की स्टडी करना ही दुनिया में फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। और इसको हम FBD से रिप्रेजेंट करते हैं, F.B.D। मैं बोलूंगा उसके सिर का FBD बना दे, तो सिर काट के सारे फोर्स की स्टडी कर ले, वापस जेड लगा दे। कहना हाँ सर ये तो सिंपल बात है। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ए FBD कंसिस्ट ऑफ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल बॉडी और ए सब सिस्टम ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स
शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। कहना क्या बात है यार। हाँ बच्चों, उस बॉडी पे सारे फोर्सेस शो कर दो, बस खत्म। जैसे ये हाथ अच्छा लग रहा है ना आपको अपने गुरु का, काटा, सारे फोर्स की स्टडी की, वापस लगा दिया। सो सिंपल, ही तो फिजिक्स है। तो फ्री बॉडी बने, बॉडी से अलग करके सारे फोर्सेस को बनाना। मेरी बात समझ आई बच्चों आपको? कॉपी इट। अब बच्चों देखो, रिएक्शन समझ आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आ गया। पर बच्चों रिएक्शन को और फ्री बॉडी डायग्राम को बच्चों मैं एक काम करता हूं, बहुत सारे एग्जांपल देके आपको और समझाता हूं। जैसे बच्चों ये पहली बॉडी है, सिर्फ एम मास रखा हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया में, तो बोलोगे सर इस एम मास का जो वेट होगा वो mg होगा और इसका रिएक्शन n होगा, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट n इक्वल टू mg। बच्चों सेकंड केस में क्या हुआ, उसने एम मास को जोर लगाया, ऐसा ऐसे दबाया और बोला अब रिएक्शन लिखो, तो बोलना एम मास का वेट कितना होगा mg, ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, तो ऊपर से जो फोर्स है वो F, इनसे मिलके रिएक्शन आएगा बच्चों। तो इन दैट केस n इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा F प्लस mg। ये दिस इज द आंसर, क्योंकि F और mg दोनों नीचे लग रहे हैं, दोनों का रिएक्शन मिलके ऊपर आएगा बच्चों। थर्ड केस, उसने F फोर्स ऊपर लगाया, उसका वेट mg, तो रिएक्शन n। बच्चों इस केस में n इक्वल टू F माइनस mg मत लिखना, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर F mg से बड़ा हो गया तो ये बॉडी जमीन से, सरफेस से उठ जाएगी, उठेगी तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, और कॉन्टैक्ट टूटेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो, तो रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा और फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। रिएक्शन तभी तक पिक्चर में रहेगा जब तक mg F को डोमिनेट करेगा। इसलिए बच्चों इन दैट केस यू हैव टू राइट n इक्वल टू mg माइनस F। दिस इज द वे, इस तरह से आपको इनको पढ़ना था। देखो पहला केस कहना सर n इक्वल टू mg, F से प्रेस किया तो F और mg मिलके n हुए, F से पुल किया तो F माइनस mg नहीं लिखना, क्योंकि F बड़ा हुआ तो ये ऊपर उठ जाएगी, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। mg माइनस F लिखोगे तो n आएगा आपका। ये पहले 3 एग्जांपल मैंने आपको दिया है। आओ नेक्स्ट 3 एग्जांपल और करते हैं, कॉपी इट। आओ बच्चों अब रिएक्शन के हम क्वेश्चन 4th, 5th और 6th करते हैं। वो कहता है कि m मास का बॉडी है जिसका वेट बच्चों mg है, तो mg लिख देंगे हम यहां। और इस बार क्या हुआ, F फोर्स से ऐसे थीटा एंगल पे उसे पुल किया उसने, तो बच्चों बोला कि रिएक्शन लिखो। तो बच्चों रिएक्शन अगर लिखना हो तो सबसे पहले F के 2 कंपोनेंट करने होंगे। ये एक कंपोनेंट होगा जो F कोस थीटा होगा, वो इस बॉडी को पुल करेगा, पर उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमें एक कंपोनेंट यहां करना पड़ेगा जिसका नाम होगा बच्चों F साइन थीटा, और रिएक्शन लिखेंगे हम यहां एन ऐसे। बच्चों ये तरीका हो गया। कहना अच्छा mg F कोस F साइन F कोस पुल करेगा, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो ऐसे चलेगी, पर वर्टिकल फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां फ्रिक्शन है तो रुकी रहेगी। कहना सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो n लिखना है। तो बच्चों देखो mg नीचे F साइन थीटा ऊपर, तो अब बोलो बच्चों F साइन थीटा कभी mg से बड़ा नहीं होगा, अगर होगा तो रिएक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जमीन से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा आपका। इस केस में बच्चों यू हैव टू राइट n इक्वल टू mg माइनस F साइन थीटा, दिस इज द आंसर। ये आपको लिखना होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, वही ड्रामा वही जिंदगी, इसका वेट बोलो बच्चों mg। इस बार उन्होंने बच्चों F फोर्स से प्रेस किया है थीटा एंगल पर। कहना हा, आपने कहा ऐसा ऐसे प्रेस किया, तो प्यारे बच्चों इस F के भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा F कोस थीटा, और जिधर थीटा होता है वहां कंपोनेंट कोस का होता है। सेकंड कंपोनेंट ऊपर से आएगा, उसका नाम होगा बच्चों F साइन थीटा। तो सेकंड कंपोनेंट F साइन थीटा, और रिएक्शन वही हम लिखेंगे बच्चों n। ये रिएक्शन चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करते हैं तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों आपको समझाने के लिए रिएक्शन यहां लिखी है, एक्चुअल में रिएक्शन यहां है नहीं, ये वेक्टर तो यहीं बनाना चाहिए था मुझे, पर पैरेलल में शिफ्ट करके समझा रहा हूं मैं आपको सिर्फ। तो ये रिएक्शन भी ऐसे ही किया मैंने बच्चों। तो इस केस में जो n होगा, पता लग गया ना, कई सोचोगे सर वो रिएक्शन बाहर कैसे आ गई, अभी वो वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट किया, बाहर नहीं आई है, रिएक्शन अंदर ही है उधर। तो n इक्वल टू, इस केस में यू हैव टू राइट mg प्लस F साइन थीटा, दिस इज द आंसर।
क्योंकि mg भी नीचे, f sin थीटा भी नीचे। अगर दोनों फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं तो रिएक्शन उन दोनों को बैलेंस कर रहा है। कहना सर मजा आ गया तो यार। अब बच्चों एक दीवार है, अगर आप इसको F फोर्स ऐसे लगाओगे तो बच्चों इसमें रिएक्शन N ऐसे आएगा। मैंने कहा एक्शन तो उधर से आया रिएक्शन। क्लियर? तो बच्चों हॉरिजेंटली अगर ये बैलेंस है, चल नहीं रहे, तो F इक्वल टू N। ऐसा नहीं हो कि दीवार चलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब ये चल ही नहीं रहे बच्चों, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट F इक्वल टू N। ये आपका बच्चों इसमें आंसर होगा। तो इस केस में आप लिखेंगे F इक्वल टू N। क्लियर? mg डाउनवर्ड लगेगा तो इसको पुल करेगा, फ्रिक्शन को तो रुका रहेगा, वो बात की बात है, पर जनरल फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू N। रीजन की हॉरिजेंटली मूवमेंट नहीं है, तो F का एक्शन तो N रिएक्शन मिल गया आपको। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? कॉपी इट। देखो बच्चों ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गए होंगे। आओ मौदगिल सर का एक फंडा याद कर लो। बड़े काम के दो फंडे दे रहा हूं आपको बच्चों में। पहला फंडा उसका नाम है जकूर। ये JCUR क्या होता है? क्या ना मैं बता रहा हूं ना बच्चों, इसका मतलब होता है जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन। हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है, जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन होता है। कहना सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो बच्चों मैंने समझाया भी नहीं है, समझा रहा हूं ना। देखो बच्चों मान लेते हैं कि ये एक दीवार ऐसे बनी हुई है, एक चिंटू श्याल नाम का आदमी है, वो यहां चोरी करने गया तो उसने यहां स्टेयर्स लगाई चोरी करने के लिए, घर में किसी के ये स्टेयर्स लगाई। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला जकूर जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन, और रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कहना अच्छा, तो बच्चों दो जगह कॉन्टैक्ट हो रहा है, 1 और 2। अगर 2 बार कॉन्टैक्ट हुआ तो बच्चों 2 बार रिएक्शन निकलेगा। एक रिएक्शन इस सरफेस का आएगा जिसको हम बोलेंगे N1, और एक सरफेस का आएगा उसको बोलेंगे N2। ये है तरीका लिखने का बच्चों। तो N1 N2 दो रिएक्शन होगी, जितने कॉन्टैक्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे एग्जांपल है बच्चों, ये सरफेस है तो रिएक्शन ऐसे बनानी है आपको। अगर ये सरफेस है तो ऐसे बनानी है, अगर सरफेस ऐसे है तो रिएक्शन ऐसे बनानी है। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनानी है रिएक्शन हमेशा बच्चों। सरफेस ऐसे है तो ऐसे बनानी है, सरफेस हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन बनती है। देखो इसकी परपेंडिकुलर, इसका इधर, इसका इधर, उसका उधर, इसलिए बच्चों मैंने इस वाले का इधर और इसका उधर बनाया है। अब तो याद हुआ जकूर जितने कॉन्टैक्ट, यहां 2 बार कॉन्टैक्ट है तो 2 रिएक्शन और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहना हो सर ये क्या हुआ, ट्रायंगल में एक बॉल फंस गई। तो बच्चों बॉल के यहां 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, 1 2 3। कहना सर 3 बार कॉन्टैक्ट तो 3 बार रिएक्शन, क्योंकि जकूर कहता है जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन, और रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। तो बच्चों इस सरफेस का रिएक्शन इधर होगा, इस सरफेस का इधर होगा, और इस सरफेस का रिएक्शन ऐसे होगा। तो ये रिएक्शन होगा ऐसे, N1 N2 N3 बनाएंगे। तो रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N1 N2 N3 N जो भी जरूरत होगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कॉपी इट। Done. Done. बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने जकूर के बेस पे 2 एग्जांपल आपको दिए थे, जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन, और रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। प्यारे बच्चों एक बार क्या हुआ, एक वेज ऐसे पड़ा था सरफेस पे, ये ट्रायंगल रेस्ट में था, कैपिटल M मास है, इस पे स्मॉल m मास रखा गया था बच्चों। तो बोला स्मॉल m मास पे रिएक्शन बताओ। तो बच्चों रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मौदगिल सर की बात भूलनी नहीं है। अब बच्चों देखो सबसे पहले जब भी रिएक्शन पूछे, दुनिया जाए बाहर में, सबसे पहले mg बना दिया करो, और फिर देखा करो सरफेस का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दिया करो, आंसर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले इसका वेट बनाया mg, तो बच्चों यहां मैंने लिखा mg,
रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो रिएक्शन आपकी ये बच्चों ये वाली हो जाएगी। तो ये आपके पास n हो गया। अगर आपके पास ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, क्योंकि रीजन क्या है आप समझिए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा। और जिधर थीटा बनता है बच्चों उधर mg का जो कंपोनेंट आएगा उसका नाम होगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। हाँ, इसमें रिएक्शन आ गई n इक्वल टू mg cos थीटा। ये आपको इसमें याद रखना था। कैसे? अबे कहना सर ने क्या कहा था, सबसे पहले mg बना दो, फिर सरफेस जो कॉन्टैक्ट सरफेस ये रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनेगी सरफेस से 90 पर, ये मैंने बार बार बोला है। तो जब ये ऐसे बनेगी, ये अगर 30 है तो ये 30 होगा, अगर यहां पागल लिखा तो यहां भी पागल लिखना होगा। ये सेम होते हैं एंगल हमेशा। तो mg का कंपोनेंट mg cos और ये कंपोनेंट mg sin, तो बच्चों n mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, तो इसमें n इक्वल टू mg cos थीटा आंसर होगा। तो बच्चा पूछेगा mg sin थीटा क्या करेगा? अब एक कहना भी रिएक्शन पढ़ा रहे हैं कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन ही करवा रहे, पर बच्चों बताया तो ये पुल करेगा। अगर यहां फ्रिक्शन होगा तो रोकेगा, वरना चला देगा इसको। कहना जी सर मजा आ गया। तो बच्चों अब दो बातें क्लियर हुई ना, जकूर जितने कॉन्टैक्ट उतने रिएक्शन। कॉपी इट बच्चों। मुझे लगता है बच्चों इक्विलिब्रियम केसेस तो आपको डिटेल में समझ में आ गया। आओ बच्चों एक्सेलरेटेड केसेस में रिएक्शन कैसे बनाते हैं इसे हम समझते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, एक्सेलरेटेड केसेस में क्या होगा बच्चों, हमेशा याद रखना मेरे एक वर्ड, गधा माइनस गधा इक्वल टू नया गधा। क्या मतलब? फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू नया फोर्स। तो जब भी बच्चों एक्सेलरेटेड केसेस में फोर्सेस लिखे होंगे उनका डिफरेंस नया फोर्स को एम में लिखा करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पे लगाओ F1 या F2 या, तो ये F1 F2 को जो डिफरेंस है बच्चों उसको एम में लिखा जाता है। तो जब भी एक्सेलरेटेड केसेस आएंगे तो जो भी कचरा मचरा डिफरेंस में इन जनरल उसको एम में लिख दिया करो। तो याद रखना कि गधे से गधा माइनस तो नया गधा, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू नया फोर्स, और नया फोर्स हम एम में लिखेंगे तो हमारे आंसर थोड़े जल्दी आ जाएंगे। तो बच्चों मुझे लगता है हमने इक्विलिब्रियम केस देखा था, अब एक्सेलरेटेड केसेस हम स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं बताया तो मैं किस किस तरह के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उससे क्लासीफाई हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिफ्ट केसेस, ठीक है। सेकंड बच्चों मैं डिस्कस करूंगा इंक्लाइन सरफेस वाले केसेस, और थर्ड में डिस्कस करूंगा बच्चों मैं कर्व्ड रोड के केसेस। तो 3 टाइप्स के एग्जांपल बच्चों हम इसमें लेंगे। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसके लिफ्ट केसेस। लिफ्ट केसेस में रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखिए बच्चों। अगर कोई लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका वेट mg होगा और इसका रिएक्शन n होगा। इसलिए इस केस में आपको सिर्फ लिख के आना है n इक्वल टू mg और कुछ नहीं करना बच्चों। बट व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, ये बच्चों लिफ्ट का पहला केस था, ये मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं आपसे बच्चों। इसका वेट तो बोलोगे mg, रिएक्शन n, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो बच्चों फोर्स इक्वेशन, फोर्स माइनस फोर्स मतलब गधा माइनस गधा इक्वल टू न्यू गधा, तो फोर्स में से फोर्स गया इक्वल टू नया फोर्स, मतलब एन भी एक फोर्स का नाम है। तो रिएक्शन माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो हम यहां लिखेंगे एन माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो एन इक्वल टू एम जी प्लस ए, दिस इज द आंसर। तो पहले केस में एन इक्वल टू एम जी बताएंगे, सेकेंड केस में बच्चों एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। थर्ड केस बच्चों इसका वेट कितना होगा mg, रिएक्शन n, हाँ इसमें तो लिफ्ट नीचे आ रही है और a लिखा है तो मतलब एक्सेलरेशन से आ रही है। अगर वो एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है बच्चों तो mg n को डोमिनेट करेगा, तभी तो होगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो यू हैव टू राइट mg माइनस n इक्वल टू m में, तो इस केस में n इक्वल टू m g माइनस ए लिखना है बच्चों आपको। तो ये ध्यान रखना, पहले केस में बच्चों सिर्फ n इक्वल टू एम जी, ये पहला केस आपका खत्म। दूसरे में ऊपर जाएगी तो n से mg माइनस, नीचे आएगी तो mg से n माइनस। बच्चों जनरली बच्चे ही 3 केस ही करते हैं, पर हम बच्चों इसके 6 केस करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, इसका वेट mg है, इसकी रिएक्शन n है। कहना क्या बात है सर,
लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद माइनस ए मतलब रिटार्डेशन, वो रिटार्डेशन से जा रही है, ऊपर अपनी स्पीड कम करती जा रही है। अगर रिटार्डेशन से जा रही है तो इन दैट केस यू हैव टू राइट mg माइनस एन, नहीं यहां आएगा बच्चों ऊपर जा रही है ना तो n माइनस mg। तो बच्चों when lift is moving upward with retardation then you have to write n minus mg equal to m into minus a, ये आपको लिखना है। अब ये उधर जाएगा बच्चों तो n इक्वल टू हो जाएगा m और यहां लिखेंगे g माइनस ए। तो लिफ्ट जब मूविंग होगी अपवर्ड विद रिटार्डेशन तो इस फॉर्मूले से आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों। कहना सर मजा आ गया तो यार, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन माइनस ए, कोई बात नहीं। कहना सर इसका वेट mg होगा, रिएक्शन n होगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो mg माइनस n इक्वल टू m माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों बात, अगर माइनस ए लिखा तो n इक्वल टू वो उधर जाएगा ये इधर आएगा तो mg प्लस ए लिखना था आपको बच्चों, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। n इक्वल टू mg प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है, टूट गई रस्सी a इक्वल टू जी से, तो बच्चों नीचे आने का फॉर्मूला ये रहा n इक्वल टू m g माइनस ए और यहां a इक्वल टू जी है तो n इक्वल टू m g माइनस जी, तो रिएक्शन जीरो। बच्चों अगर रिएक्शन ही जीरो होगी तो इस बॉडी का इस सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा, ये अलग हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएंगी, आपस में डिटैच हो जाएंगी बच्चों। तो याद रखना जब भी लिफ्ट गिरेगी तो आप जमीन से ऊपर उठोगे जाके टकराओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों लिफ्ट के सारे केस मैंने समझाए। पहला केस है वी वेलोसिटी, देखो लिफ्ट खड़ी हो या वी वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो n इक्वल टू mg से काम चला लेना। ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ये रिटार्डेशन से ऊपर जा रही है, ये रिटार्डेशन से नीचे आ रही है और ये a इक्वल टू जी है। बच्चों जब रिटार्डेशन से ऊपर जाएगी इसमें भी ऊपर जा रही है, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, पर यहां माइनस एम में है तो माइनस ए कर देना बस यहां, अगर वहां माइनस ए है तो। क्या बच्चों लिफ्ट के केस क्लियर हुए? कॉपी इट। बच्चों मैं अब रिएक्शन का वेज वाला केस ले रहा हूं, सेकंड केस। एक्सलेटेड केसेस में मैंने 3 प्रॉब्लम लेनी थी। पहला लिफ्ट केस था, दूसरा ट्रायंगुलर वेज है और तीसरा कर्व्ड रोड के बारे में। ट्रायंगुलर वेज में बच्चों होता क्या है, जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इस एम मास पे रिएक्शन पूछेगा, तो वो गलती कर ही जाते हैं। आपको एक बात बताता हूं बच्चों, अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो मैंने कहा था कि जब भी कुछ करना हो तो पहले वेट बना लो mg। रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो ऐसे बना लो n। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बच्चों ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। बच्चों यहां रिएक्शन होगी mg cos थीटा, तो n इक्वल टू हम लिखेंगे mg cos थीटा। दिस इज द आंसर। कब? जब बच्चों ये बॉडी m मास जो होता है वो रेस्ट वाले वेज पे है, नीचे वाला वेज रेस्ट में है। यहां क्या प्रॉब्लम है बच्चों कि ये वेज खुद भी चल रहा है जिसका एक्सेलरेशन a दे रखा है और अब m मास का रिएक्शन पूछा है, तो जनरली क्या करते हैं बच्चे mg cos थीटा लिखाते हैं ये वाला ही। नहीं बच्चों, इस केस को करने के 2 तरीके हैं। एक तो सूडो फोर्स का मेथड है, वो हम अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे। एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूं, याद रखना। इसका वेट कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे इसका वेट mg। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कहना सर आप रिएक्शन निकालना सिखा रहे हो। अबे कहां सिखा रहे हो? कहना एक्सलेटेड केसेस में सिखा रहे हो बच्चों। तो जहां ये सरफेस कांटेक्ट में है वहां रिएक्शन परपेंडिकुलर बनेगी ऐसे, तो ये हो गया n, ये एंगल थीटा। पर बच्चों जब सिस्टम रेस्ट वेज रेस्ट में हो तो mg के कंपोनेंट करना, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना। और जब सिस्टम एक्सेलरेटेड हो तो बच्चों n के कंपोनेंट कर देना। ये थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा बच्चों। अगर ये थीटा आपके पास है तो यहां कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और यहां कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। प्यारे बच्चों इस केस में
एन कोस थीटा mg को बैलेंस करेगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई कोस थीटा। दिस इज द आंसर। कहना सर ये क्या? बच्चों याद रखना, जीवन में अगर वेज रेस्ट में छोटा m नीचे जा रहा है तो उसकी रिएक्शन mg कोस थीटा होती है, और अगर वेज चल रहा है और सिस्टम रेस्ट में, छोटा m रेस्ट में, तो n इक्वल टू n, ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट है, तो n इक्वल टू mg बाई कोस थीटा। जब ट्रायंगुलर वेज रेस्ट में तो mg कोस थीटा, ट्रायंगुलर वेज मूविंग है तो mg बाई कोस थीटा। ये फर्क याद रखना। हम इसको ड्राइव करेंगे बच्चों सूडो फोर्स से, पर अभी नहीं करेंगे। अभी आपको बस याद रखना है, जब वेज रेस्ट में तो mg के कंपोनेंट से आंसर याद कर लो, और जब वेज मूविंग है तो n के कंपोनेंट से आंसर याद कर लो। अभी आपको सिर्फ इतना ही काम करना बच्चों। कुछ देर बाद मैं इसको प्रूव करता हूं जब मैं सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा। कॉपी इट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने ना लिफ्ट केसेस क्लियर कर लिया, इंक्लाइन सरफेस वाले केसेस क्लियर कर लिए रिएक्शन के। अब हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, कर्व्ड सरफेसेस जो होती हैं, कर्व्ड रोड पे कैसे रिएक्शन निकालते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या पूछते हैं। ये एग्जांपल ये कहता है कि एक रोड था, वो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो ऐसे इस पे कार भी ऐसे जा रही है। एक जब कार टॉप पे थी और डाउनवर्ड मोशन करती है उस वक्त रिएक्शन कितना होगा, और जब कार नीचे से अपवर्ड मोशन करती है तब रिएक्शन कितना होगा, और कार जब स्टेशनरी होती है तब रिएक्शन कितना होगा। ये प्रॉब्लम पूछता है बच्चों। इसके लिए पुराने कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं रिवाइज कराता हूं बच्चों। इस प्रॉब्लम में एक वर्ड काम आएगा, उसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कि सेंटीपिटल फोर्स क्या था और कैसे काम आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं अपन यहां से। देखो बच्चों, सेंटीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। ये मैंने कहा था, ये ऑलवेज सेंटर की तरफ लगता है। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर की तरफ लगता है, और उसकी वैल्यू होती है बच्चों mv स्क्वायर बाई आर। दिस इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स बच्चों कभी कोई खुद फोर्स नहीं होता, वो किसी ना किसी का नाम होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपका नाम है स्कूल का राकेश, तो घर का नाम है राकू, पर आप आदमी एक ही हो, नाम आपके दो हैं। ऐसे बच्चों फोर्स एक ही होता है, नाम दो होते हैं। तो आप बोलोगे सर हमें समझ नहीं आई। देख मेरे प्यारे बच्चे, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व हो रहा है, तो अर्थ और मून में एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, ऐसे बोल सकते हो। जैसे प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। मैं पत्थर एक रस्सी पे बांध के और ऐसे रिवॉल्व करूं उसे, तो स्ट्रिंग की जो टेंशन होती है इट विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर इज नॉट एन एडिशनल फोर्स, ये तो किसी ना किसी से मिलता है। मतलब जैसे अर्थ के चारों तरफ मून है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स बोलना पड़ता है हमें। ये कह रहा हूं, ये एडिशनल फोर्स नहीं है बच्चों। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखे हुए हैं बच्चों, देखो आपके लिए। पहला केस क्या लिखा है बच्चों मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखा है, अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड mv स्क्वायर बाई आर। सेकंड में देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड mv स्क्वायर बाई आर। ये बंदा पत्थर घुमा रहा है, तो t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि mv स्क्वायर बाई आर इज नॉट एन एडिशनल फोर्स, ये तो कहीं ना कहीं से मिलता है। तो जो कर्व्ड रोड का एग्जांपल है, ये जो कर्व्ड रोड का एग्जांपल बनाया है, इसमें जब बॉडी नीचे उतरेगा बच्चों या ऊपर चढ़ेगा, तो mv स्क्वायर बाई आर पिक्चर में जरूर आएगा। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता, गधा माइनस गधा इक्वल टू नया गधा। तो यहां भी जो फोर्सेस का डिफरेंस आने वाला है, अभी वो फोर्सेस का डिफरेंस ही mv स्क्वायर बाई आर बनेगा, उससे हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर हमें समझ नहीं आई, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ बना के बोर्ड पे। तो देखो बच्चों, मैं एग्जांपल बोर्ड पे देता हूं आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल इस तरह से कि कान नीचे आ रहा है, जब यहां था तो उसका वेट mg था बच्चों, ये mg वेट, तो इसका रिएक्शन n1 था। तो बच्चों जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये डोमिनेट n1 को करेगा, तो mg माइनस n1 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। उससे n1 बच्चों आपके पास ये आ जाएगा क्या, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। n1 उधर उसको इधर, तो जब आप डाउनवर्ड आते हैं तो बच्चों रिएक्शन कम हो जाती है mg से, माइनस mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इनका डिफरेंस विल प्रोवाइड ma नहीं बोलना, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो ma की जगह mv स्क्वायर बाई आर कहना है आपको। अब देखो बच्चों, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये डोमिनेट करेगा mg को, तो इसमें से ये माइनस करो और इनका डिफरेंस विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाई आर। तो n2 हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों सेकंड का आंसर आ गया। तो जब पहाड़ों पे हम हिल स्टेशन पे चढ़ते हैं तो हैवी फील करेंगे, रिएक्शन ज्यादा होगा, और जब उतरेंगे तो हल्का फील करेंगे, रिएक्शन कम होगा। पर बच्चों जब बॉडी रेस्ट में आ जाए कार आपकी, तो ये v0 ही हो गया,
V0 तो n इक्वल टू mg, इसलिए बच्चों यह n3 इक्वल टू mg लिखा है। तो इट्स अ गुड एग्जांपल बच्चों। तो जब भी कर्व्ड रोड में आएगा तो फोर्सेस का डिफरेंस ही mv स्क्वायर बाई आर होगा। mv स्क्वायर बाई आर कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मिलता है। तो ये mg और रिएक्शन के डिफरेंस से बच्चों ये मिलता है, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था। क्या समझ आई मेरी बात बच्चों? कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, इसकी थ्योरी पूरी क्लियर होगी। आओ बच्चों अब इस पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं क्लासिफाई करता हूं किस किस टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अपना हेडिंग यही है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो बच्चों, इसमें जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें टाइप 1 में हम करेंगे 2 and 3 ब्लॉक्स, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, 2 and 3 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स वाली। सेकंड करेंगे इंक्लाइंड सरफेस एंड ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। थर्ड करेंगे वर्टिकल मासेस रखे होंगे। फोर्थ में ब्लॉक्स इन लिफ्ट होगा। फिफ्थ में बच्चों स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, और सिक्स में करेंगे रिएक्शन इन स्फीयर्स। ये 6 टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। तो आओ बच्चों इसका हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक सिस्टम्स। देखो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 2 and 3 ब्लॉक सिस्टम। बच्चों 2 ब्लॉक ये रहे, 3 ब्लॉक ये रहे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है। इनमें रिएक्शंस पूछेगा, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिएक्शन कितना लगेगा। बच्चों एक स्टैंडर्ड अप्रोच मैं बताता हूं, वो हम लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम बच्चों ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बता रहा हूं। सेकंड में हम लिख देना फाइंड नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। थर्ड में ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट फोर्स इक्वेशन, गेट आंसर। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो सब में लगेगी बच्चों। तो आप कहना सर बताओ से कैसे लगेगी। तो आओ बच्चों हम पहले देखते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम में कैसे लगाई मैंने ये। 2 ब्लॉक सिस्टम में बच्चों M1 M2 मास रखे हुए हैं। इसमें स्टेटमेंट सबका एक ही है कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन मासेस। हमें बच्चों इन दोनों मासेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, M1 M2 दो मास रखे हुए थे, F फोर्स लगाया, तो इनके बीच में आपस में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ये आपसे पूछा है। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है। कहना ठीक है सर। तो बच्चों इसको करने के लिए आप एक अप्रोच बना लीजिए। सबसे पहले ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसको ड्रॉ करना सीखिए कैसे बनाते हैं। उसके बाद फाइंड एक्सेलरेशन, ए निकाल लीजिए। फिर ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद राइट फोर्स इक्वेशन, उसके बाद गेट आंसर। हा 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 हा, बस। तो बच्चों देखो, सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बच्चों इस बॉडी ने इस पे लगाया स्मॉल एफ, तो इस बॉडी ने इस पे लगाया स्मॉल एफ। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है आपस में। इसने इस पे लगाया, उसने उस पे लगाया। ये पहला काम। अगर ये सिस्टम पे एफ फोर्स लगाया और दोनों मास को एक ही यूनिट मान लीजिए, तो बच्चों इस केस में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो तो एक्सेलरेशन के लिए यू हैव टू राइट फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये आपको लिखना चाहिए इसमें। तो ये काम भी खत्म हो गया आपका बच्चों, फोर्स अपॉन टोटल मास। अब इनके फ्री बॉडी के लिए क्या करोगे, ये सिस्टम इधर जाएगा ए से आगे, हमें तो स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस ब्लॉक को अलग कर लेंगे बच्चों यहां से। तो मैंने इस ब्लॉक को अलग कर लिया, M2 वाले को। यहां एफ फोर्स लगा हुआ है, सिस्टम ए से आगे जा रहा है और बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स स्मॉल एफ है। फिर मैंने यहां M1 लिखा बच्चों, M1, उसके लिए सिर्फ एक ही एफ लगा हुआ है। आप यहां से चीजों को नोट कीजिए बच्चों सब कुछ। कहना ठीक है सर, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तो सरफेस आ गई आपके पास। तो देखो एफ और एफ, ये ए और इस पे अकेला एफ। तो बच्चों अब हमें इसकी फोर्स इक्वेशन लिखनी है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने बनाया कॉन्टैक्ट फोर्स, निकाली एक्सेलरेशन, अप्रोच देखो अब साथ साथ एक्सेलरेशन, फिर ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम वो बनाए। अब इनकी फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। सिस्टम इधर जा रहा है तो बच्चों एफ माइनस एफ इक्वल टू लिखेंगे M2A, और ये अकेला एफ इसको मूव करेगा तो एफ इक्वल टू M1A। इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा ए। आप यहां से पुट कर देना। तो बच्चा बोलेगा सर एक एग्जांपल और दो तो मन हल्का हो जाएगा। तो बच्चों मैंने मन हल्के के लिए आपको क्या किया, मैंने बोला सपोज करो ये 3 kg है और ये 2 kg है,
और बच्चों मान लेते हैं आपका यहां 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और आपसे पूछेगा कि कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो प्यारे बच्चों एक बात पे ध्यान देना, यहां सबसे पहला अप्रोच कहता है कि ड्रॉ कांटेक्ट फोर्सेस। यहां बना लो एफ, यहां बना लो एफ, पहली लड़ाई खत्म। उसके बाद एक्सेलरेशन इसका निकाल लीजिए, तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स इस सिस्टम तो इधर ही जाएगा, फोर्स तो 100 और टोटल मास बच्चों 3 + 2 5, तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा बच्चों। तो ये बच्चों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इसको उठा के बाहर ले आएंगे। जब हम इसको उठा के यहां लाए बच्चों, तो आपके पास क्या हुआ, ये जो मास है वो तो 3 kg है, यहां से फोर्स 100 न्यूटन है, कांटेक्ट फोर्स तो हमें पता ही नहीं कितना है, सिस्टम ए से आगे जा रहा है बच्चों। यहां लिखा हमने 2 kg, हमने 2 kg लिखा, ये आपके पास फ्रिक्शन और सिस्टम ए से आगे जा रहा है। प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन देखिए, 100 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3 × ए, ए 20 आपके पास, तो 100 माइनस फ्रिक्शन 3 × 20, तो F इक्वल टू 40 न्यूटन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स इन दिस केस। अब बच्चों आप चाहे तो इससे चेक कर लो, जो मैंने F इसकी वजह से निकाला वही F उसकी वजह से भी निकलना चाहिए। यहां तो अकेला ही F है, ये अकेला F तो मूव करेगा कि चल भाई चल तू आगे चल, तो अकेला F इक्वल टू लिखना पड़ेगा M में। तो M कितना है 2 और A कितना है 20, तो जरा देखें इससे कितना आ रहा है 40 न्यूटन। अगर मैं इससे करूंगा तो 40 न्यूटन, और अगर मैं इससे करूंगा तब भी मेरा 40 न्यूटन आ रहा है बच्चों। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों ये था कांटेक्ट फोर्स की कैलकुलेशन 2 ब्लॉक सिस्टम की। बहुत अच्छी अप्रोच है। सबसे पहले F बनाएं, F बनाने के बाद बच्चों उसके एक्सेलरेशन फाइंड करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फोर्स इक्वेशन लिखें और आंसर ले लें, हा हा करते चलें। आओ बच्चों और क्वेश्चन करते हैं, कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 ब्लॉक सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको 3 ब्लॉक सिस्टम करा रहा हूं। करने का तरीका तो वही है बच्चों। सबसे पहला काम होता है कि ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसके बाद सिस्टम की एक्सेलरेशन, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स इक्वेशन, गेट आंसर और हा हा करेंगे। तो आओ बच्चों, ये मैंने सबसे पहले फ्री बॉडी इसके अंदर बनाए कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मान लेते हैं यहां से जो फोर्स लगा F1, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी F1। आप जरा नोट करें बच्चों, यहां जो फोर्स लगाया है मैंने वो लगाया है F1, तो यहां भी F1 लगा। अगर आप यहां की स्टडी करें इधर बच्चों इस तरह से, तो बच्चों यहां लगेगा F2, तो यहां भी F2। तो देखो F2 F2 F1 F1 F2 F2, ऐसे सिस्टम राइट में जाएगा A से, ये पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप था कि ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो आपने वो बना लिए बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेस F1 F1 F2 F2 F। आओ बच्चों अगला स्टेप, इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो F इक्वल टू मास इंटू A। तो बच्चों A इक्वल टू F अपॉन मास, मास में तीनों को एक ही यूनिट मान लेंगे, इसलिए बच्चों हम लिखेंगे F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये अगला स्टेप हो गया A का। इस A को निकालने के बाद बच्चों हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 बनाई। अब देखो पहले इसको अलग करेंगे, इसकी फोर्स इक्वेशन, तो इसी को मन में अलग कर लो, आप बार बार अलग बनाने की जरूरत नहीं है। देखो इसको जब स्टडी करोगे M3 को, तो F माइनस F2, तो हम यहां लिखेंगे F माइनस F2 इक्वल टू बच्चों बोलो M3 इंटू A। अबे अकेले को देखना इसको, अब जैसे इस वाले को देख, बीच वाले को, ये दोनों तो है ही नहीं, मान लो गायब हो गए, तो अरे आप साइंस लिए ना, तो समझो ये गायब हो गए, सिस्टम राइट में जा रहा है, तो F2 F1 को डोमिनेट करेगा, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू M2A। कहना सर मजा ही आ गया, इस अकेले को F1 चला रहा है, तो F1 इक्वल टू बच्चों M1A। इसमें से ये A जो है इसको आप यहां से लाओ, कहना इसमें भी डाल दो, इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी, गेट आंसर।
आपने क्या किया बेसिकली, बच्चे इक्वेशन कैसे लाए, इसको अलग किया होगा, अलग करा इसको तो f माइनस F2 अपॉन M3, उससे इक्वेशन आ गया, उसको अलग किया उससे ये आ गया, इसको अलग किया इससे ये आ गया। देखो बच्चों यहां इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो बोलो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बच्चों देखो ये F1, ये पहला कॉन्टैक्ट फोर्स का डायग्राम और ये दूसरा। अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर इस पे लगा F1 तो यहां भी F1, यहां F2 तो यहां भी F2, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गए। सिस्टम ए से राइट में जाएगा, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें नोट करें बात को, आपने जब कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लिए तो उसके बाद मैंने कहा था कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो हम निकाल लेते हैं ए इक्वल टू 100 का फोर्स अपॉन टोटल मास 5 प्लस 3 प्लस 2 हो 10, 10 बाई 10 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी राइट में। अब इसकी फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो यह 100 और F2 का फोर्स काम आएगा, तो हम मन ही मन में कर लेते हैं। हमने लिखा 100 माइनस F2 इक्वल टू 5 इंटू ए, ये इक्वेशन 2 है, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, या आप इसको आप इक्वेशन 1 लेके चलें। चलो सेकंड बच्चों, वैसे इससे मैच कर जाएगा आपका ये इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2 कर लें। इस वाले 3 kg को देखिए आप, तो बच्चों 3 kg पे F2 इधर F1 इधर, सिस्टम राइट में जा रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा F2 माइनस F1 इक्वल टू 3 इंटू ए, और लास्ट को 2 kg को सिर्फ F1 ही मूव कर रहा है, तो F1 2 इंटू ए। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब बच्चों पहले 10 को यहां पुट करो, तो F1 20 न्यूटन। अब ये देखना ए को 10 पुट कर, 2 इंटू 10, तो F1 20 आ गया। अगर आपके पास F1 20 आ गया तो 20 यहां रख दे, ए तो पता ही है 10, तो F2 अपने आप 50 आ गया। तो बच्चों इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये थे बच्चों ब्लॉक सिस्टम। मोदगी सर ने कहा सबसे पहले ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फाइंड कंबाइंड एक्सेलरेशन, फिर उसका ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ये डायरेक्ट कर दो, राइट फोर्स इक्वेशन डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फोर्स इक्वेशन के बाद मजे से आप आंसर पकड़ सकते हो बच्चों, ए पुट करके। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? कॉपी इट। आओ बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन 5th की। क्वेश्चन 5th भी बच्चों एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपके लिए। वो कहता है 1 kg, 4 kg, 2 kg के 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, वन साइड से 120 न्यूटन और सेकंड साइड से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बच्चों इन दोनों सरफेस पे आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालने। तो मोदगिल सर की स्टाइल याद रखनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सबसे पहला काम आपको भूलना नहीं है कि आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाने होंगे। तो बच्चों हमने अपनी मर्जी से बना लिए, यहां तो लिखा ऐसे और यहां भी बनाया इस तरह से। बच्चों जब हमने ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाए तो बच्चों यहां लिखा F1 और यहां भी लिखा F1, यहां लिखा F2 और यहां लिखा F2। ये पहला काम खत्म हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाए। दूसरी बात, सिस्टम इधर जाएगा क्योंकि 120 150 न्यूटन से ज्यादा होता है, तो राइट में मूव करेगा। तो मोदगी सर ने कहा था ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा कहा था फाइंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन इसकी आएगी 120 माइनस 50 अपॉन तीनों मास, 1 प्लस 4 प्लस 2। तो बच्चों देखो 70 अपॉन 70 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन बच्चों, ये एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी। क्या यहां तक की भी बात क्लियर होगी? अब उसके बाद था ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, रोज बाबा रामदेव का बॉर्नवीटा खाते हो, तो फ्री बॉडी की बजाय राइट फोर्स इक्वेशन कर लेंगे डायरेक्ट फ्री बॉडी मन में समझ के। जैसे मैंने 1 kg का लिखना है तो मैं लिखूंगा 120 माइनस F2 इक्वल टू 1 इंटू ए। इसका लिखेंगे F2 माइनस F1 4 इंटू ए, और इसका लिखेंगे F1 इक्वल टू नहीं, F1 माइनस 50 इक्वल टू 2 इंटू ए। दिस इज द फोर्स इक्वेशन, दीज आर द फोर्स इक्वेशन। बच्चों देखो कैसे लिखी,
120 माइनस F2 तो 1A, A से आगे जा रहा है। F2 माइनस F1 4A, ये आपके पास 4A आ जाएगा बच्चों। उसके बाद F1 माइनस 50 2A। अब बच्चों देखो A तो हमें 10 पता ही है, तो देखो F1 कैसे निकलेगा, F1 माइनस 52 इंटू 10, तो F1 बच्चों 70 न्यूटन आ गया। ये पहला आंसर आ गया। अगर F1 70 आ गया, वो यहां रख दीजिए अब 70 को, और A 10 है तो F2 110 आ जाएगा, तो F2 110 न्यूटन। बच्चों इस केस में कुछ भी नहीं करना, ये 50 न्यूटन का यूज ये है कि दोनों के डिफरेंस से एक्सेलरेशन में काम आ गया, ये क्लियर हो गया। और इसको सोल्व करना हो तो 50 काम आएगा, क्योंकि F1 इक्वल टू 2A नहीं आएगा, F1 माइनस 50 तब आएगा नेट इफेक्ट A उधर। क्या बच्चों मेरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ? इट्स ए गुड क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 5th भी क्लियर हुआ, कॉपी इट। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम दुनिया का एक बेस्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप जरूर कीजिएगा और बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। इसने क्या किया बच्चों, इस केस में M1 M2 दो मास दिए, F1 F2 एक ही डायरेक्शन में लगा दिए, एक ही डायरेक्शन में, पर कंडीशन थी कि F1 ग्रेटर देन F2 है, F1 बड़ा है और F2 छोटा है, तो M1 वाला मास M2 को प्रेस करेगा। तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आपको फाइंड करना था कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था, सबसे पहला काम होता है बच्चों कि ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मैंने इसका कॉन्टैक्ट फोर्स इधर बनाया और इसका इधर बनाया, पर बच्चों इस बार कॉन्टैक्ट को F की जगह N मान लिया, F की जगह उसने N मान लिया भैया। जब N माना तो बच्चों देखो M1 की जो फोर्स, इसका फोर्स अपने वो बनाया फ्री बॉडी, जब फ्री बॉडी मैंने बनाया तो F1 ये N इधर, और एक्सेलरेशन सिस्टम की A1 मान ली इस वाले की, M2 पे N और F2 एक ही डायरेक्शन में है, N और F2, तो उससे M2 A2 हो गया। देखो फोर्स F1 माइनस N इक्वल टू MA, N प्लस F2 इक्वल टू MA, तो M2 A2 कर दिया। बट बच्चों क्या प्रॉब्लम है कि सिस्टम तो एक ही डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन तो अलग है ही नहीं, पर हमने एज्यूम की, पर कोई बात नहीं बच्चों, हमने यहां से A1 कैलकुलेट की, यहां से A2 कैलकुलेट की, और दोनों को बोला कि ये तो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि F1 ज्यादा F2 कम है, दोनों एक सिंगल यूनिट का वर्क करेंगी। इसलिए बच्चों मैंने A1 इक्वल टू A2 कर दिया। A1 यहां से आया F1 माइनस N अपॉन M1, A2 यहां से आया N प्लस F2 अपॉन M2। जब इक्वल किया तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ गया बच्चों, N इक्वल टू आपके पास आ गया M2 F1 माइनस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें ध्यान रखना, हमने पहले अपने कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाए, फ्री बॉडी बनाए, कंबाइंड एक्सेलरेशन उसकी A निकालने की बजाय हमने A1 A2 मान के इक्वेट किया तो कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या ना, मेरे टीचर ने 2 ब्लॉक कराया, 3 ब्लॉक कराया, 3 ब्लॉक पे अपोजिट फोर्स लगाया, और उसके बाद उसने एक डायरेक्शन में फोर्स वाला क्वेश्चन भी कराया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, उल्लू का बनता बच्चा जब वो कहता है F2 ग्रेटर देन F1 है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, कहना है 0, क्योंकि F2 F1 से बड़ा तो कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, तो कहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लोगे। तो ऐसे उल्लू नहीं बनना बच्चों, इसमें कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए इस वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों, तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है
तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों यही बेस्ट वे है आपको। बच्चों अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।